Hello students, class 9, good morning. Today with a video from Beehive, that is a poetry section. तो आज इस पोइट्री को करते हैं जिसका नाम you can see over here on the board, The Lake Isle of Innisfree, written by W.B. Yeats, यानी कि विलियम बटलर यीट्स, a well known renowned poet. अब आइए इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि what is this poetry is about. As you all very well know, the title indicates कि लेक है ये, आइजल वो भी इनिसफ्री की, तो ये एक लेक का नाम है जो कि एक जगह इनिसफ्री में है. तो आइए लेट अस अंडरस्टैंड कि इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट में है क्या. दिस पोएम इज अ लिरिक. लिरिक क्या होता है? तालबद्ध तरीके से किसी चीज को गाते हैं तो उसको लिरिक कहते हैं. जैसे कि सॉन्ग्स जितने भी आप सुनते होंगे सब लिरिसिस्ट उसको तैयार करते हैं और सिंगर्स उसको गाते हैं, म्यूजिशियन उसे म्यूजिक देते हैं, तो इसको भी हम गा सकते हैं. इट इज अ म्यूजिकल पोएम. द पोएट इज लॉन्जिंग फॉर द पीस एंड ट्रंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री. इस पोएट्री के माध्यम से जो पोएट हैं W.B. यीट्स, वो बहुत इच्छुक होते हैं किस चीज के लिए? तो दो चीजों के लिए, एक शांति और दूसरा एक ऐसा वातावरण जो भीड़ भाड़ क्षेत्र से अलग हो, एंड वो वहां पर जाना पसंद करते हैं. वो भी कौन सी जगह की? तो वो इनिसफ्री की. एक प्लेस है जहां पे ही हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ उसका समय, हिज टाइम एज अ बॉय. यानी ये वो जगह है जिससे W.B. यीट्स ऑलरेडी वाकिफ हैं क्योंकि उन्होंने बचपन वहां कुछ व्यतीत किया था. Innisfree is the name of a place and that is the reason the poet wants to go there. और Innisfree क्या है? एक जगह का नाम, वहीं का एक लेक है जिसका नाम है लेक आइजल, और ये पोएट वहीं जाना चाहते हैं जहां उन्होंने कभी बचपन में अपना समय व्यतीत किया था. He has spent his childhood in this place. He has very sweet memories of that place. बचपन व्यतीत किए और वहां की कुछ शानदार खूबसूरत यादें, मीठी यादें उनकी बरकरार है दिमाग में, उनके मस्तिष्क में. दैट इज वाई ही वांटेड टू गो बैक टू द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री. इसीलिए उस लेक आइलैंड के पास जिसका नाम है इनिसफ्री, ये वहां ये जाना चाहते हैं. तो लेक आइलैंड ऑफ इनिसफ्री, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आइलैंड आइजल. लेट अस कंटिन्यू विद द पोएट्री एंड दिस इज ओवर हियर. यू कैन सी, टेक योर बुक दैट इज Beehive एंड ओपन द पेज. दिस वन, द पेज इज इट इज आई थिंक 54. तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस पोएट्री हैज इन डिटेल्स. लेट मी स्टडी द फर्स्ट 4 लाइन्स, द फर्स्ट 4 स्टैंजा ऑफ दिस. फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टैंजा. फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay, wattles made, 9 beam rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. तो ये था फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएट्री. लेट मी एक्सप्लेन कि इस स्टैंजा में पोएट यानी कि W.B. यीट्स क्या कहना चाहते हैं. यहां पर जो पोएट्री की शुरुआत है, आई. हु इज आई? आई जो बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, पोएट्री का फर्स्ट वर्ड है, वो क्या है? आई कौन है? ये W.B. यीट्स है, विलियम यीट्स खुद हैं. He says that he wants to go to Innisfree. वो उनका मन है, वो कहते हैं कि वो इनिसफ्री जाना चाहते हैं. इनिसफ्री कहाँ है? एक जगह जहां पर एक लेक आइलैंड मौजूद है. Over there he will build a small room for himself with clay and small sticks which are used to make the walls of the fences of the cabin. ये कहते हैं कि वहां एक छोटा सा कुटिया टाइप का घर बनाएंगे जो क्ले का बना होगा, क्ले मींस मिट्टी, और स्मॉल स्टिक्स के यानी लकड़ियों के. जैसे गांव देहात में हम आप देखते होंगे कि किस तरह के छोटे छोटे कुटिया बनाकर, और पहले की परंपरा थी कि जो गुरुकुल या साधु महात्मा पुरुष होते थे वो कहीं दूर गांव, ग्रामीण क्षेत्र और शहरों से दूर कहीं बसते थे और छोटी कुटिया मड़ई में रहते थे. तो ये भी इनकी इच्छा थी. As he will need some food to eat also, so he will grow 9 rows of beans near his room. उनका ऐसा मत था कि चूंकि वो वहां एक छोटी सी कुटिया में रहेंगे बनाकर, एक झोपड़ी सा, तो उनको भोजन भी तो कुछ चाहिए खाने को. इसलिए वो कहते हैं कि he will grow 9 rows of beans. beans फली, उसके 9 rows ये उगाएंगे, उसी को खाएंगे. रो का मतलब क्यारियां. near his room. Also he will get the honey from the honey bee hive. और वो ये भी कहते हैं कि वो शहद को भी भोजन के रूप में यूज करेंगे जो उनको बी हाइव से मिलेगा. He says that the open space where he will build his room will be full of buzzing sound of bees, and over there he will live all alone in the peace and tranquility.
मतलब उनका मत था कि एक ऐसा जगह जहां पर वो ओपन स्पेस होगा, पूरा खुला क्षेत्र होगा, उनका मकान होगा और उनके रूम जो कमरे होंगे चारों ओर उसके इर्द गिर्द मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज आएंगी, उसकी बज साउंड सुनाई देगा और वह एकांत वहां रहेंगे इन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो इसमें समझने की बात क्या, समझने की बात यह कि स्टैंजा के थ्रू नरेटर, पोएट, राइटर कहना चाहते हैं W.B. ईस्ट कि उनको एक ऐसा एकांतवास स्थान चाहिए जहां पर सिर्फ प्रकृति से संबंधित चीजें मौजूद हों, ठीक है, नथिंग आर्टिफिशियल, जैसे कि साउंड ऑफ बजिंग बी, नो गाड़ी घोड़ा एंड ऑल दिस की आवाज, राइट, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या शहरों में होता है। आपाधापी भाग दौड़ भरी जिंदगी उनको नहीं चाहिए थी। सेकेंडली, जो भी फूड आइटम उन्होंने कहा है, दो चीज की बात की है, वो नेचुरल चीज की बात की है, हनी फ्रॉम बीहाइव एंड बीन्स, फली, यानी कि नथिंग लाइक स्नैक्स एंड क्या बोलते हैं उसको, फास्ट फूड्स। तो ये बातें दर्शाती है। और वो भी कमाल की बात यह देखो कि रहने के लिए कुटिया खोजे हैं, ना कि कोई प्लास्टर और ईंट की मकान। क्यों? क्योंकि शहर की जिंदगी से शायद वो त्रस्त हैं, इसलिए वो एकांतवास खोज रहे हैं। आइए मूव ऑन करते हैं, सेकंड स्टैंजा को जानते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग नाउ स्लो, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer and noon a purple glow and evening full of the linnet's wings. तो यहां पे दो चार शब्द हैं जो समझना जरूरी है। एक है वेल्स, वेल्स का मतलब क्या होता है? एक तरह का कपड़ा होता है जो महिलाएं पहनती हैं और वो चेहरा ढकने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप उसको घूंघटा भी कह सकते हैं, उसको आप मास्क भी कह सकते हैं, राइट। तो इस तरह से वेल्स का मीनिंग हुआ। सेकंड वर्ड इसमें आप देखेंगे क्रिकेट। क्रिकेट से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन चूंकि यहां बात हो रही है नेचुरल ब्यूटी की, नेचुरल चीजों की, तो यहां क्रिकेट कोई खेल नहीं है। क्रिकेट एक प्रकार का कीड़ा है जिसको हम लोग ग्रास होपर से कंपेयर कर सकते हैं। इट इज लाइक अ ग्रास होपर, क्रिकेट। और लिनेट क्या होता है? स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड, एक तरह का एक भूरे रंग की छोटी पक्षी जिसकी बड़ी छोटी सी बीक होती है, चोंच होती है। और ग्लिमिंग का मतलब है शाइनिंग। तो ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स है जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्टैंजा। इस स्टैंजा में पोएट सेज दैट व्हेन इन इनिस्फ्री ही विल फील पीसफुल। इनिस्फ्री में जब वो पीसफुल, अपने आप को शांत, ध्यान देना पीस एंड ट्रैंक्विलिटी यहां लिखा हुआ है, तो वो जब फील करेंगे शांत, तो and he says that he will feeling of peace is felt slowly and gradually। और उनका कथन है कि जो पीस की जो फीलिंग होती है ना, शांति की फीलिंग, वो इंसान को सामान्य, नॉर्मल, शांत रखता है एकदम। और वो एक बार में वो एहसास नहीं आता, वो धीमे धीमे आता है। he describes how he would feel peaceful। और अपने इस बातों से वो फील कराते हैं हम रीडर्स को कि वो डिस्क्राइब करें कि किस तरह से जब इंडस्ट्री के क्षेत्र में वो जाएंगे, उस शांत वातावरण में जाएंगे, तो हौले हौले से उनके अंदर में एक शांति का एहसास प्रतीक होगा। ठीक है, वो एहसास कैसे? हम अच्छी तरह से समझते हैं कि आपाधापी और शोर शराबी की जिंदगी यूं तुरंत में ग्रैब होती है, तुरंत में मिलती है, लेकिन शांत माहौल बहुत आसानी से नहीं मिलता और शांत माहौल में खुद को एडजस्ट करने में वक्त भी लगता है। यही ये यहां बखान करना चाहते हैं। इन द मॉर्निंग टाइम व्हेन इट इज क्लाउडी and the view is not very clear, then it will appear as if the morning has worn a veil and the hidden itself। बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है। उनका कहना है कि सुबह जब बादलों से घिरा होगा, सुबह का समय, आसमान क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा होगा वो नजारा कि किस तरह से किसी ने अपने चेहरे को ढक लिया है। यानी आसमान पर बादल का छाना किसी स्त्री का घूंघट से चेहरा का ढक लेने से कंपैरिजन की है इन्होंने। और वो दृश्य सुबह का बहुत ही अपने आप में एक मनमोहक और लुभावना दृश्य होगा। लुकिंग एट दिस सीन विल मेक हिम फील पीसफुल। और ये जो दृश्य उनको नजर आएगा, यह उनको शांति का एहसास कराएगा कि माहौल एकदम शांत है। सुबह अर्ली मॉर्निंग की बात हो रही है। लुकिंग एट दिस सीन ही विल फील पीसफुल। फर्दर ही सेज दैट व्हेन द मेल क्रिकेट इंसेक्ट्स विल सिंग अ सॉन्ग, यानी कि फतिंगों की, कीड़ों की, जिसको मैंने आपको कहा था क्रिकेट क्या है, ग्रासहोपर टाइप, जिसकी बहुत ही तीखी आवाज आती है जो रात के सन्नाटे में आपको सुनाई देता है, तो वो आवाज से पूरा वातावरण गूंज उठेगा। ये आवाज जो होगा
at midnight when will sing a song that sound will bring him at peace. तो कहने का क्या मतलब, ये मेल क्रिकेट की भी आवाज भी उनको इस चीज का एहसास दिलाएगा कि चारों तरफ वातावरण में शांति है। कैसे आपको बताते हैं, जब माहौल एकदम शांत होता है ना तो हल्की सी पिन भी गिरती है तो उसकी आवाज आती है। इन द सेम वे क्रिकेट की आवाज उस वातावरण में एहसास दिलाएगा कि यहां चारों ओर शांति ही शांति, क्योंकि क्रिकेट की आवाज राइटर के, नरेटर के यानी पोएट के कानों तक सुनाई देगी, विच प्रूव्स कि एटमॉस्फेयर इज एकदम काम एंड कंपोज्ड। ऑल्सो एट मिडनाइट व्हेन ही विल सी द ट्विंकलिंग स्टार्स इन द ओपन स्काई, और जब मध्य रात्रि होगा तो चारों तरफ आसमान में चमकते हुए सितारे तारे नजर आएंगे। देयर शाइन विल गिव हिम पीस, और ये चमक क्या देगी इन्हें, यह भी इन्हें शांति देगी। तो शांति पाने की खोज, लालसा और शांति की बखान करने के तरीके जो इन्होंने यहां प्रूफ किया है डब्ल्यू.बी. यीस्ट ने, वो क्या किया है कि किस तरह से सुबह का बादल, जब बादल से आसमान ढका होगा तो वो शांति का प्रतीक होगा। जिस तरह से क्रिकेट यानी कि ग्रास ऊपर की आवाज जो आएगी वो शांति का प्रतीक होगा। किस तरह से आपको कहते हैं कि संध्या के समय, रात्रि के समय जब चारों तरफ आसमान एकदम छाए होंगे, चारों तरफ आसमान में कौन, स्टार्स, वो भी शांति का प्रतीक होगा। तो इन द आफ्टरनून व्हेन द सनलाइट विल गिव अ पर्पलिश ग्लो, और जब दोपहर को अपनी पर्पलिश ग्लो में होगा, पर्पल इज अ कलर, और जब शाइन करेगी सूर्य पूरी एकदम अपनी फुल पर्पल ग्लो में होगा, इट विल ऑल्सो गिव हिम पीस। तो ये चार नेचुरल एक्टिविटी, नेचुरल कैरेक्टर्स की बात इन्होंने कही है जो प्रतीक है शांति की। ड्यूरिंग द इवनिंग व्हेन ही विल सी द लिनेट बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, फिर संध्या समय की इन्होंने कंपैरिजन दी है कि जब लिनेट, वही एक छोटा सा पक्षी जिसके छोटे चोंच होते हैं, बीक्स होते हैं, जब ये उड़ते हुए आसमान में नजर आएंगे, देन ऑल्सो ही विल फील पीस। यह इसमें भी, इस नजारे में भी नरेटर डब्ल्यू.बी. यीस्ट को, राइटर को पीस, शांति नजर आएगी। तो इस तरह से सेकंड स्टैंजा में इन्होंने बखान किया है पूरे वक्त का, सुबह से लेकर रात्रि तक का, किस तरह से, किस अंतराल में, किस वक्त में कौन सी चीजें इन्हें शांति का आभास कराएगा कि एक बहुत शांत वातावरण में, एकांत में, सुकून में ये अपना जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। फाइनल करते हैं स्टैंजा थर्ड वन। I will arise and go now, for always night and day. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadside or on the pavement's grey. I hear it in the deep heart's core. Night and day का मतलब जानते हो, all the time. Night and day यानी दिन और रात, यानी पूरा वक्त। लैपिंग का मतलब होता है स्ट्राइकिंग, किसी चीज को कोई चीज स्ट्राइक करता है, टकराता है किसी चीज से। हार्ट स्कोर का मतलब इंटरनल पार्ट ऑफ द हार्ट, यानी दिल की गहराई। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ चुके होंगे, बहुत इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ को कोर कहते हैं। तो यहां पे हार्ट स्कोर, इंटरनल पार्ट ऑफ हार्ट। इस स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाहते हैं? In this stanza the poet says that now he will stand up and go to Innisfree because all the time the sound of the lake water striking the shore repeats in his mind. क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम पहले पढ़ चुके हैं कि नरेटर किस तरह से अपने बचपन में बिताए गए वक्त को याद करते हैं, वो वक्त ही इनको बता रहा है, वो हमें एक्सप्लेन करें कि किस तरह से वहां के माहौल से वाकिफ थे। कौन? डब्ल्यू.बी. यीस्ट की कितना शानदार माहौल था, कितनी शांति थी, एकांत था वहां, कोई आपाधापी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं कि इनिस्फ्री में ये उठकर खड़े होकर जाने की इच्छुक है एकदम। पोएट कहते हैं कि अब मैं जाऊंगा इनिस्फ्री, स्टैंड अप हो जाने का वक्त आ गया है। क्यों? क्योंकि वहां की जो लेक की पानी है, जब ये किनारे से टकराती है तो एक तरह की जो आवाज करती है, वह आवाज इन्हें बुला रहा है, इनको पुकार रहा है, वो हमेशा इनको हंट करता है, वो आवाज ये फील करते हैं। दिस साउंड अट्रैक्ट्स हिम टुवर्ड्स द लेक, और यही आवाज उनको आकर्षित करता है डब्ल्यू.बी. यीस्ट को कि वो उस लेक आइलैंड में, इनिस्फ्री में जाएं दोबारा, क्योंकि उन्होंने कभी बचपन व्यतीत किया था। आइदर स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड और ऑन द ग्रे colored pavement, he hears the sound deep in the innermost part of earth. और अगर ये कहीं भी सड़क के किनारे या किसी पेवमेंट पर, चबूतरे पर खड़े हैं, तो इनको बार बार उस लेक की, पानी की, उसके शोर से, किनारे से टकराने की आवाज इनको एहसास दिलाती है, इनको फील कराती है कि वक्त आ गया है, अब तुम आओ वापस इनिस्फ्री में, और वो बचपन जो व्यतीत किए थे उसे दोबारा से एक बार एहसास को यहां लो। तो ये था विलियम बटलर यीस्ट की लिखी हुई कविता द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, दैट इज आइल्स मींस आइलैंड ऑफ इनिस्फ्री की। तो किस तरह से इस पोएट्री में हमने क्या फील किया? अगर इसको समराइज करें कुछ शब्दों में तो हम ये फील करेंगे कि नरेटर किस तरह से अपने बचपन को व्यतीत किया,
वो चीजें आज भी इनके जहन में, इनके दिमाग में है। ये चाहते हैं कि वक्त अब आ गया है कि उनको फिर से वो शांत का माहौल चाहिए, वो शांति जहां उन्होंने कभी बचपन व्यतीत किया था वो उस जगह पर जाएं, वहां फील करें वहां की शांति को, और किस तरह से उनका दिन बीत जाता था डे टू नाइट, और किस किस एक्टिविटी को फील करके ये एहसास करते थे कि वहां बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा और शांति का प्रतीक था। उसके बाद वो कहते हैं कि रिपीटेड साउंड ऑफ हिटिंग द शोर, जो लेक की पानी की आवाज थी, वो इनको बार बार पुकार रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इनिस्फ्री की ओर आने के लिए आकर्षित कर रहा है। क्यों? क्योंकि नरेटर इन बातों को बखान करके हमको यह बताना चाहते हैं, राइटर, कि किस तरह से इस दुनिया की आर्टिफिशियल लाइफ में, आर्टिफिशियल लाइफ मींस प्लास्टर के बने हुए मकान, उसकी ऐशो आराम की चीजें, आपाधापी, कंपटीशन, शोर शराबा, एक दूसरे के साथ मतलब तू मैं, नोक झोंक, ये सारी चीजें इनको एकदम व्यथित कर रखा था। ही वॉज डिस्टर्ब्ड एंड ही वांटेड अ रेस्ट ऑफ माइंड, एंड दैट place for him was the only spot where he had spent his childhood, and that was the Lake Island of Innisfree. तो लेक आइलैंड ऑफ इनिस्फ्री वो जगह जहां नरेटर जाना चाहते थे इस आर्टिफिशियल लाइफ से दूर, शांत और एकांतवास और मन की शांति के लिए। That's how the chapter ends. Students, listen to the video, read to the poetry and solve the exercise. Thank you.